चलो जी, तो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, अगर आपको कुछ डाउट है आप मुझसे वो पूछिए। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रखा है फिर आप मुझसे वो पूछिए, कोई कॉन्सेप्ट आपको समझना है, कोई टॉपिक आपको समझना है। अगर वो भी नहीं है तो फिर हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस। तो अगर हम स्टार्ट करें डाउट से, मेरे को कुछ डाउट्स भेजे थे आयुष ने व्हाट्सएप पर, वो चीजें समझ नहीं आई हैं आयुष को, तो हम सबसे पहले उन्हीं से स्टार्ट हम लोग करेंगे और इसका आंसर ना बाकी स्टूडेंट्स बताएंगे। तो इससे क्या होता है कि बाकी स्टूडेंट्स की भी चीजें रिवाइज हो जाएंगी। तो आयुष ने जो मेरे को क्वेश्चन भेजा है मैं आपको शो करता हूँ। आयुष ने मेरे को एक जैसे आई थिंक 2 या 3 क्वेश्चन भेजे हैं जिनमें कॉन्सेप्ट एक ही टाइप का है ना आयुष? यस सर। वो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में बड़ा मतलब कंफ्यूजन हो रहा है सर। उसमें जो पर्टिकुलर फॉर्म में क्वेश्चन आता है ना, सब चीज उसमें इंक्लूसिव रहती है। उसमें सर आंसर ही नहीं आता मेरा, उसमें बन ही नहीं रहा है वो क्वेश्चन। तो मैं बिना सब्सक्रिप्शन अकाउंट के शेड्यूल बना के निकल रहा है? नहीं सर, मैं तो अभी तक स्टेटमेंट बना रहा था। नहीं तो एक ही बात है ना, शेड्यूल अकाउंट में कुछ फर्क ही नहीं है। प्रेजेंटेशन को छोड़ के कुछ फर्क नहीं है, एक ही बात पड़ती है। चलो अभी हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं तो मैं क्लियर हो जाएगा, ठीक है? हाँ सर। अच्छा सर, इसको बनाना किस में से चाहिए, पर्टिकुलर सॉरी स्टेटमेंट फॉर्म में कि अकाउंट फॉर्म में? दोनों में सेम चीजें ही आएंगी? दोनों में सेम ही चीज पड़ती है, बिल्कुल सेम चीज पड़ती है, बट आई वुड स्टिल प्रेफर कि आप बिना अकाउंट के बना दो। मतलब मेरे को कुछ ऐसे प्रेफरेंस नहीं है, बट मैं यूजुअली बिना अकाउंट के बना देता हूँ। मैं इसका रीजन ही बताता हूँ क्या है, ठीक है? मैं इसका रीजन बताता हूँ क्या है बिना अकाउंट के मेरे को बनाना क्यों ज्यादा पसंद है। देखो, अगर बिना अकाउंट के बनाते हैं ना तो उसका सिंपल रूल क्या है। सब्सक्रिप्शन का मैं आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज कराता हूँ 5 मिनट में, फिर वी विल डू दिस क्वेश्चन। सब्सक्रिप्शन का रूल ये है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, थोड़ा सा इसमें स्पेस चाहिएगा तो मैं इसको पूरे को इधर चलते हैं और मैं पूरे को चलो पहले ब्लैक करके समझाता हूँ, फिर मैं आपको दोबारा इसको शो कर दूंगा। मैं आपको सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ठीक है? और मैं आपको बताता हूँ कि अकाउंट में और उसमें क्या फर्क है, आपको क्या करना चाहिए। सब्सक्रिप्शन को करने का तरीका क्या है? सब्सक्रिप्शन में कई सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है। सब्सक्रिप्शन के ना 5% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि दिमाग खराब करते हैं, सबका दिमाग खराब करते हैं वो, ठीक है? बाकी बट 95% क्वेश्चन सब्सक्रिप्शन के अच्छे प्यारे भले क्वेश्चन होते हैं। तो उसका रूल क्या है? सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड, जो भी है आपको अमाउंट क्वेश्चन में गिवन होगा, प्लस सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट एंड माइनस सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग माइनस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट एंड प्लस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट बिगिनिंग। अगर आप ये सब चीजों को करोगे, आई होप आपको ये चीजें याद हैं। अगर आप ये सब चीजों को करोगे तो आपका आ जाएगा सब्सक्रिप्शन, जो कि जाना चाहिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ये इसका फॉर्मूला है। ये आई होप चीजें याद है, मैंने बहुत बार करी है कि आउटस्टैंडिंग एट द एंड प्लस होता है, बाकी सारी चीजें उससे निकल जाती है। आयुष, पहले मुझे बताओ क्या तुम्हें ये चीज याद है? यस सर। ये तुम्हें याद है, बहुत बढ़िया। और सब बच्चों को याद होनी चाहिए और याद होगी भी। नहीं है तो उसको याद कर लेना, बताना मत किसी को कि याद नहीं है, ठीक है? क्योंकि याद कर लेना से बहुत आसान चीज है। आउटस्टैंडिंग एट द एंड प्लस होता है, बाकी सब चीजें ऑटोमेटिक आ जाएंगी। अगर एट द एंड प्लस होता है तो एट द बिगिनिंग माइनस होगा। एंड सिमिलरली रिसीव्ड इन एडवांस में उल्टा हो जाएगा। रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड माइनस होता है तो एट द बिगिनिंग प्लस होगा। तो ये है करने का तरीका। कई बार एग्जाम में क्या होता है, आपको इनकम और एक्सपेंडिचर वाला अमाउंट दे देता है, कहता है भाई ये लो, ये अमाउंट मैं आपको दे रहा हूँ, रिसीव्ड वाला अमाउंट निकाल दो। कुछ नहीं होता, जो अमाउंट गिवन नहीं है उसको एक्स मान लो, नॉर्मली सॉल्व कर दो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो कुछ घबराने वाली बात नहीं है, सेम ही चीज है वो, है ना? ये तो बहुत बेसिक बात है। तो जो आपको गिवन नहीं है इनमें से उसको एक्स मान लो, बाकी आपको टोटल मिला के 6 चीजें हो गई, आपको 5 चीजें गिवन होंगी, एक चीज निकालनी होगी, सीधी सी बात ही है।
अब आता है अकाउंट कैसे बनाते हैं इसका। अकाउंट का रूल क्या है। अब सवाल ये है कि सर क्या हमें अकाउंट सीखने की जरूरत है, अगर हम अकाउंट ना सीखे तो चल जाएगा। इसके दो आंसर है। अकाउंट बनाने की जरूरत टेक्निकली नहीं है, क्योंकि जब आपको ये आता है तो अकाउंट बनाने की आपको जरूरत नहीं है। सारे क्वेश्चन इस तरीके से हो सकते हैं, सारे क्वेश्चन। तो क्या हम अकाउंट सीखें कि अकाउंट को इग्नोर ही कर दें, गोली मारो अकाउंट को, क्या करना है। अकाउंट आपको तब भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन कहता है प्रिपेयर सब्सक्रिप्शन अकाउंट, कई बार क्वेश्चन कह देता है प्रिपेयर सब्सक्रिप्शन अकाउंट, तो फंस जाते हैं। तो इसीलिए जो आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो वो आप इसी तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हो, बस आपको अकाउंट पता होना चाहिए। मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों। जब आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाते हो तो आपकी क्या क्या चीजें जाती हैं। जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग होता है ना एट द बिगिनिंग, वो एक एसेट होता है, तो वो जाता है डेबिट साइड पर। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड एसेट होता है, क्लोजिंग बैलेंस में हो जाएगा क्रेडिट साइड पर एट एंड। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, यहां पर एट बिगिनिंग। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट एंड। ये इसका फॉर्मेट है अकाउंट का। इसको हम डिटेल में कर चुके हैं, और आपको याद ना है, आपको लगे कि सर दोबारा समझा दो, मुझे बताना, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा क्या हो रहा है क्यों हो रहा है। बट थोड़ा सा मेरे को बताते रहना कि सर नहीं हम तो भूल गए वाला पार्ट, बीच जगह के बता देना, ठीक है। मैं ब्रीफ में तभी बता देता हूँ। ये एसेट है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, तभी इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पर आया, क्लोजिंग क्रेडिट साइड पर आया। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस लायबिलिटी होता है, इसलिए इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पर, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड पर। जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, बैंक में जो पैसा है वो इधर आता है, और फिर यहां पर आ जाता है सब्सक्रिप्शन, जो कि जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अब आप समझना कि क्या हो रहा है। जो हमारा अकाउंट से आंसर आएगा वो ऐसे आएगा, हमें सब्सक्रिप्शन जो रिसीव्ड है इसको मान लेते हैं 1, जो रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग था इसको मान लेते हैं 2, आउटस्टैंडिंग एट द एंड को मान लेते हैं 3, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग को मान लेते हैं 4, और रिसीव्ड इन एडवांस को मान लेते हैं एट द एंड को 5। मतलब वैल्यूज मैंने ऐसे लिख दी हैं। तो इनकम और एक्सपेंडिचर में कितना आएगा, 1 + 2 + 3 -4 -5। अगर आप ये सेम चीज इक्वेशन लिखोगे तो भी सेम ही आंसर आ रहा है। रिसीव्ड को माना है हमने 1, आउटस्टैंडिंग एट द एंड को हमने माना है 3, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग को हमने माना है 4, रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड को माना है हमने 5, बिगिनिंग को माना है 2। तो ये भी कैसे आया, इसमें 1 में 3 और 2 ऐड हो रहे हैं, 1 + 2 + 3, और 4 और 5 माइनस हो रहे हैं। मतलब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक ही चीज है दोनों, कुछ फर्क नहीं है, बिल्कुल कोई फर्क नहीं है। रिसीव्ड में आप ये दो चीजें ऐड करते हो जो सेम साइड पर है, बाकी दो चीजें माइनस करते हो, बात वही आती है। अब जो मैंने पिछले 2-4 मिनट में बताई, अगर आपको समझ आई है बहुत बढ़िया, अगर नहीं आई है तो बस इतना समझो कि दोनों चीजें सेम ही है। आपको अकाउंट बनाना आना चाहिए, बस आपको ये पता होना चाहिए कि क्या चीज कहां जा रही है, बाकी तो ऑटोमेटिक आंसर आता है। तो आई होप आपकी अकाउंट वाली कंफ्यूजन क्लियर हो गई है। हाँ शौर्य। सर मैं कह रहा हूँ ये जो है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, ये क्रेडिट साइड में क्यों है? हाँ सर, ये जो मैं समझ गया। सब्सक्रिप्शन, हाँ तुम कह रहे हो ये क्रेडिट साइड पे क्यों है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। यस सर, क्योंकि बाकी चारों को तो बता चल गया। अच्छा, इसका लॉजिक ठीक है। देखो जब हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव होता है ना, तो उसकी एंट्री होती है कैश टू सब्सक्रिप्शन। बोलो हाँ कि ना। पक्का, क्योंकि कैश डेबिट होगा, क्योंकि पैसा आया, सब्सक्रिप्शन क्रेडिट होगा। ठीक है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन अकाउंट में तो क्रेडिट हो रहा है ना। हाँ सही है ना बात। यस सर। अब एक सवाल ये आता है कि सर इनकम और एक्सपेंडिचर डेबिट साइड पे क्यों आ रहा है। हाँ सर, ये भी। तो जब हम सब्सक्रिप्शन को इनकम और एक्सपेंडिचर में डालते हैं तो एंट्री होती है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट होता है, टू सब्सक्रिप्शन होता है। सॉरी नहीं, उल्टी होती है, रिवर्स होती है। हाँ, ये इनकम साइड पे जाता है ना, मैंने एक्सपेंस सोच लिया। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम, उल्टी होती है इसकी एंट्री। तो सब्सक्रिप्शन टू इनकम और एक्सपेंडिचर, क्योंकि इनकम और एक्सपेंडिचर में क्रेडिट होता है ना। हाँ, तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्या हो रहा है, यहाँ पे डेबिट हो रहा है। ठीक है सर।
तो सर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड की जगह हमने कैश क्यों नहीं लिखा? फिर जैसे हाँ कैश ही लिख सकते हैं, कैश ही लिखना चाहिए एक्चुअली। बस मैं बता रहा था कि वो मैं रिसीव से रिसीव्ड कनेक्ट कर रहा था, वरना कैश ही है, एक ही बात है। मतलब सर अगर मैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड भी लिख दूं तो भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? हाँ एक ही बात है, वो बेसिकली कैश जो है ना सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड को ही शो कर रहा है। ठीक है सर। वैसे प्रेफरेबली ना लिखना हमें कैश या बैंक ही चाहिए, क्योंकि टेक्निकली जो सब्सक्रिप्शन मिलता है वो कैश या बैंक में मिलता है। तो जो बेहतर है वो तो कैश और बैंक ही है, बट क्योंकि मैं सॉर्ट ऑफ कनेक्ट कर रहा था यहाँ पे, तो उसे वो मैं लिख दिया था कि दोनों चीज सेम है, बट कैश और बैंक भी लिख सकते हो। सर हाँ कई क्वेश्चंस में सॉल्यूशंस में यहाँ कैश की जगह में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट लिखा है, उसको लिख सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल यार। एक ही है हाँ एनपीएफ की है। अब देखो वैसे कैश गलत नहीं है, बट टेक्निकली हमें रिसीट पेमेंट लिखना चाहिए, क्योंकि जो एनपीओ होता है वो कैश अकाउंट नहीं बनाता, वो रिसीट पेमेंट अकाउंट बनाता है। तो हम धड़ाधड़ चीजों को चेंज कर रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं, तो हमें क्या लिखना चाहिए, हमें रिसीट पेमेंट लिखना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो ना आयुष, क्योंकि है ना। हाँ सर, हाँ सर। हाँ एनपीओ कैश अकाउंट तो बनाते ही नहीं, एनपीओ में कैश अकाउंट को रिसीट पेमेंट अकाउंट कहते हैं, वही बात है बिल्कुल। चलो तो अब सवाल ये उठता है कि सर आपने बता दिया, अब आप बताना क्या चाह रहे थे, हमारा क्वेश्चन क्या था, उस पे आते हैं, क्योंकि गोल तो हमारा वही था। तो क्वेश्चन था हमारा ये, इसको सॉल्व करना है। अब इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे, और इसका आंसर आयुष तुम बताओगे, ठीक है। यस सर। सो आयुष हमें यहाँ पे निकालना है इन कितना क्रेडिट करना है हमें इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में। बाकी स्टूडेंट्स भी ट्राई कर सकते हैं, इसको आप ट्राई कीजिए। आयुष ये बताओ कि सब्सक्रिप्शन रिसीव हमें हुआ है 80,000, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग है ना। इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे माइनस करेंगे? सर इसको माइनस कर देंगे। इसको माइनस कर देंगे। फिर नेक्स्ट वाले को इसको प्लस कर देंगे। इसको प्लस कर देंगे। रिसीव्ड इन एडवांस को एट द बिगिनिंग रिसीव इन एडवांस। सर ये वाला क्वेश्चन जो मैंने भेजा था इसके लिए लास्ट एडजस्टमेंट आपने बता दी थी, इग्नोर कर देंगे। हाँ बट क्यों करेंगे इग्नोर, वो तुम्हें समझ आ गया। नहीं, क्योंकि वो अभी तक मिला नहीं है, इसलिए आया ही नहीं है, तो उसको क्या एंट्री करें, इसलिए। ऐसा नहीं है कुछ, वो तो अच्छा। नहीं। पहले बता 15,000 का क्या करेंगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, सर इसको प्लस कर देंगे। और 10,000 को सब्सक्रिप्शन माइनस। अब तुम कह रहे हो कि 2,000 हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आया नहीं है। भाई ऐसे तो हमारा 21,000 ये जो हमने लिखा है आउटस्टैंडिंग है, ये भी तो वही है जो आया नहीं है हमारा, हाँ 6,000। सर। समझ रहे हो, हम्म। अगर उस लॉजिक से चले तो फिर तो हमें ये भी नहीं लिखना चाहिए। इसको हम इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि 2,000 ऑलरेडी 6,000 के अंदर इंक्लूडेड है। वो कह रहा है कि 2,000 रुपए पिछले से पिछले साल के मिलने बाकी है हमें। तो हाँ सर। टोटल वो जब उसने बता दिया कि टोटल 6,000 रुपए मिलने बाकी है हमें, टोटल 6,000 ही था ना, हाँ टोटल 6,000 रुपए मिलने बाकी है, तो उसमें सब कुछ आ गया ना, एंड में हमें कितना पैसा मिलना बाकी है। अच्छा। सो देखो आयुष, वो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग प्लस माइनस, जो हमने पढ़ा है हमें वो फॉलो करना है। तो कई बार ना हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन होगी जो कि ऑलरेडी वैल्यूज के अंदर इंक्लूडेड है, तो हम इसको इग्नोर इसीलिए करेंगे क्योंकि वो हमें इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा है, क्योंकि वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो हमें इसकी जरूरत ही नहीं थी। हाँ सर। अब तुम्हें समझ आया कि इसको इग्नोर क्यों कर रहे हैं। यस सर। अगला क्वेश्चन भी करते हैं, तुम्हें और क्लैरिटी मिलेगी। और ठीक है, ओके उत्कर्ष, बढ़िया। तो अच्छा इस सर, वाले एक और इसमें डाउट था। इसमें सर कई जगह लिखा रहता है सब्सक्रिप्शन, जैसे आउटस्टैंडिंग ही पकड़ते हैं, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2021 और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 2021।
हाँ बहुत फर्क है इन दोनों में, बहुत फर्क है। तो सर ये जो मैं अभी तक समझा क्वेश्चन से, तो अगर ऑन 31 मार्च 2021 लिखा है मतलब ये पुराना पिछले सालों का पूरा हिसाब मिला के है, हाँ और फॉर द ईयर 2021 बोला मतलब सिर्फ ये 2021 से रिलेटेड है, बिल्कुल यही है ना? सही बात कही है तुमने, बिल्कुल। हाँ और सर। बहुत इंपॉर्टेंट बात तुमने कही है ये। अगर हमें बैलेंस हमें ना चाहिए होता है, हमें चाहिए क्या होता है, हमें ये चाहिए होता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड, हमें चाहिए होता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट 31 मार्च, हमें ये चाहिए होते हैं सारी चारों चीजें। अगर हमें फॉर गिवन है तो फिर हमें ध्यान देना है, फिर हमें निकालना है उस डेट पे टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है। जैसे मैं कहता हूँ कि मान लेते हैं मेरा कुछ काम है, बिजनेस है मेरा, तो मेरे को इस साल के एंड में पैसा मिलना बाकी है 10 लाख रुपए किसी से भी, तो 10 लाख रुपए हो गया आंसर। मैं कहूंगा मेरे को इस साल का 10 लाख रुपए मिलना बाकी है, पिछले साल का 2 लाख रुपए मिलना बाकी है, तो टोटल जो मिलना बाकी है वो जाएगा 12 लाख रुपए, है ना? यस सर। हमें तो ये सर निकालना होता है कितना टोटल मिलना बाकी है एट द एंड, या उस पॉइंट पे टोटल कितना अमाउंट है। अच्छा, स्टेटमेंट फॉर्म में, अकाउंट फॉर्म में अपन जो आउटस्टैंडिंग एट द एंड लिखेंगे वो ऑन आएगा, मतलब उस डेट तक पूरा मिला हाँ के। उस डेट पर कितना है, बिल्कुल। यस सर। अब जो तुमने बात बताई ना उसके लिए ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है भाई, ये वाला क्वेश्चन करते हैं, वेरी गुड क्वेश्चन। ओके सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें ना आपको क्लैरिटी हो जाएगी जो भी हम डिस्कस कर रहे थे वो वाली। चलिए इसको ट्राई करते हैं। शौर्य तुम इसका आंसर अटेम्प्ट करना। ओके सर। हमें रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है जो कि बता रहा है हमें 4 लाख रुपए मिला सब्सक्रिप्शंस का। यस सर। So it has received 4 lakh by way of subscription. अब हमें एडिशनल फॉर्मेशन गिवन है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन। वाह, हम कहेंगे क्वेश्चन को थैंक यू भाई, तूने एज ऑन बता दिया, मजा आ गया। सब्सक्रिप्शन हमें मिलना बाकी है एज ऑन 1 अप्रैल 2019, तो ये बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग है जो मिलना बाकी है। ब्रैकेट में लिखा है आउट ऑफ विच 7,000 वर रिसीव्ड ऑन 7,000 वर रिसीव्ड इन 1920। हमें 10,000 मिलना बाकी था, इसमें से 9,000 7,000 में मिल गए हैं। अच्छे से इसको रीड कीजिए फिर अटेम्प्ट करना। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन इतना डेट, ऑन इतना डेट, तो ये भी बल्ले बल्ले हैं इसको। तो जब भी आपको क्वेश्चन कह रहा है इस डेट पे मिलना बाकी है तो फिर तो पार्टी। शो द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन दैट विल appear in income and expenditure account for the year ended 31st March 2020 and balance sheet in following alternative cases। इन केसेस में बताइए क्या होगा। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 1920 इज 12,800 और दूसरा केस बाद में करेंगे। तो शौर्य एक बार क्वेश्चन फिर से रीड कर लो अगर तुम्हें करना है तो, और जब तुम इसके आंसर के लिए बताने के लिए रेडी हो मुझे Yes, बताना। हाँ सर, ये कह रहा था कि जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग थे जो 1 अप्रैल 2019 को, हाँ 10,000 थे, जिसमें से कि 7,000 हमें मिल चुका है इस साल के दौरान। तो क्या तुम क्वेश्चन का आंसर अटेम्प्ट कर रहे हो या फिर भी क्वेश्चन समझने की कोशिश कर रहे हो? सर मैं अटेम्प्ट कर लेता हूँ वैसे। ठीक है, तो हम लोग 4 लाख से स्टार्ट करेंगे। हाँ सर, सब्सक्रिप्शन रिसीव वही फॉर्मूला लगाएंगे इसमें। फॉर्मूला लगाएंगे और जो पहले आसान चीज गिवन है ना पहले उसको लिख लेते हैं। ओके सर, जैसे ये कह रहे हैं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था ये बिगनिंग में, तो ये तो माइनस होता है 10,000। बिगिनिंग वाला अमाउंट माइनस होता है, ठीक है। सर अभी ये 7,000 को कुछ करना है या रहने छोड़ते हैं, अभी छोड़ते हैं, कंफ्यूजन नहीं पालते हैं। ठीक है सर, अभी तो नॉर्मली करते हैं जैसे प्रोसेस था। हाँ ये कह रहा था सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ था हमें साल की शुरुआत में 6,000 का, तो ये प्लस होगा। ठीक है, और ये वाला माइनस होगा क्योंकि हमें साल के एंड में हुआ है, तो ये तो अगले साल ही होगा। ठीक है। तो शौर्य हमारे आंसर में ना बस एक चीज बची है और वो है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड, राइट? यस सर, ये प्लस होगा।
तो बस आप ऐसे ही करा करो। आप ना पहले ये सोच लिया करो कि क्या क्या चीज हमें गिवन है। देखो 3 चीज तो गिवन है 4 में से। अब आप कुछ भी करके ना सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड निकालो, और वो क्या होगा, प्लस होगा माइनस होगा? प्लस होगा सर। बस अब तुम्हें ये करना है शौर्य, आउटस्टैंडिंग एट द एंड की वैल्यू बतानी है। बताइए, सोच के बताओ एंड में कितना पैसा मिलना बाकी है। सर 15,800। कितना? सर वैसे यहाँ तो लिखा है कि सब्सक्रिप्शन, ये जो सेकंड वाला पॉइंट है, इस साल का आउटस्टैंडिंग है 12,800। इस साल का आउटस्टैंडिंग है 12,800, ठीक है। यस सर। और मतलब सर ये जो दोनों पॉइंट दे रखे हैं, ये इनका मतलब सेम ही तो हुआ? मेरे को कंफ्यूजन हो रही है थोड़ी, क्योंकि अमाउंट भी सेम और आउटस्टैंडिंग। हाँ नहीं नहीं, अभी तुम क्या करो ना, सेकंड को इग्नोर करो, क्योंकि वो तो अभी अच्छा बाद में करेंगे। अभी ठीक है। 12,800 ही आंसर है, और भी कुछ होगा? हाँ। सर लेकिन 7,000 हमें मिल चुका है इस बार। तो देखो शौर्य, 5,000। हाँ ये कह रहा है हमें 2019-20 का हमें मिलना बाकी है 12,800, यस सर। और उससे पिछले साल का मिलना बाकी है 3,000 रुपए, बिल्कुल सर। है ना? हाँ तो टोटल कितना मिलना बाकी है? 15,800। हाँ तो ये हो जाएगा 15,800। हाँ सर, ये शुरुआत में मेरे को यही लगा था वैसे। हाँ तुमने बोला भी था 15,800। हाँ तो ये समझ इसी आया? पॉइंट पर। बिल्कुल। तो ये ऐसे होता है। अब शौर्य तुम ही बताओ सेकंड वाला केस, इसको तुम्हें ध्यान से रीड करना है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन, क्वेश्चन कह रहा है कि हमें एंड में 12,800 मिलना बाकी है। तो बताओ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितना होगा सेकंड वाले केस में। फर्स्ट तो हमारा हो गया, उसका आंसर निकाल लेंगे, कुछ नहीं है, प्लस माइनस करना है। सेकंड वाले केस पे आते हैं, उसका आंसर क्या होगा? सर 12,800 ही होगा इसमें तो। बिल्कुल, ये हुई ना बात, उसमें डायरेक्टली 12,800 आता है। आपको यहां पर ये ऑब्जर्व करना होता है कि एग्जैक्टली क्वेश्चन कह क्या रहा है। पहले वाले केस में क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें इस साल का 12,800 मिलना बाकी है। ऊपर क्वेश्चन ने इनडायरेक्टली बताया था कि हमें पिछले साल का 3,000 मिलना बाकी है। तो टोटल जो मिलना बाकी है वो हो जाएगा 15,800। सेकंड वाले केस में क्वेश्चन कह रहा है एज ऑन इतना डेट हमें 12,800 मिलना बाकी है, सीधा वो लिख देंगे, काम खत्म। आयु जो तुमने बताया था बिल्कुल ठीक बताया था। आयु तुम्हें और अच्छे से क्लियर हो गया होगा जो डिफरेंस है। यस सर। है ना? तो फॉर और एज ऑन को कुछ इस तरह से हम लोग ट्रीट करते हैं। ठीक है। आइए तुमने अच्छा सर, इसमें मान लीजिए इसी क्वेश्चन में, इसमें चौथा पर्टिकुलर्स पे देखिए, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2020, मतलब एंडिंग में इतना एडवांस था। लेकिन हाँ अगर यहीं पे ऑन 31 मार्च की जगह में अगर फॉर बोल देता, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, हाँ तो इस साल का पूरा एडवांस 8,200 हो जाता, जिसमें मैं बिगिनिंग को माइनस करता और 2,200 एंड का रहता। नहीं, अगर फॉर बोल देता तो? अगर तुम कह रहे हो यहाँ पे फॉर बोलते थे ना, यहाँ पे तुम ये कह रहे हो यहाँ पे हाँ फॉर बोलता तो क्या होता? हाँ, फॉर 1920। फॉर 1920। हाँ, फॉर लास्ट वाले में कह रहे हो ना, फोर्थ वाले एडजस्टमेंट हाँ में। हाँ 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 अगर ये ऐसे होता, चलो ये भी हाँ। सोचते हैं। तो देखो हमें इसमें क्या है, हमें सेकंड वाला केस ही मानते हैं, मतलब ये वाला कोई भी केस ले लो, आउटस्टैंडिंग वाला तो क्लियर हो ही गया हमें। तो अब हमें ये सोचना है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द ईयर एंड कितना होता। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द ईयर एंड, तो वो कह रहे हैं कि हमें पिछले साल जो एडवांस मिल रखा था वो था 6,000, और अब हमें एडवांस मिल गया भाई सेंटेंस ही गलत हो गया ना, और 1920 हो ही नहीं सकता। रिसीव्ड इन एडवांस फॉर 2021 होता, फिर होता तो, क्योंकि हमें तो पिछले अगले साल का एडवांस मिलेगा ना, इस साल का इस साल एडवांस कैसे मिल जाएगा? समझ रहे हो ना? मैं तुमसे कहूंगा आयुष, मेरे को ना मई की फीस मई में एडवांस मिल गई। तुम लोग ऐसा कैसी बात कर रहे हो, मई की फीस मई में एडवांस मिल गई, तो सेंटेंस ही गलत है। जून की फीस मिलेगी ना एडवांस में तो मई में, या नहीं? हेलो? हाँ सर। हाँ सर।
समझ रहे हो ना? तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर 2021 आएगा ना यहाँ पे, अगर आएगा तो। यस सर, अगले पक्का? साल के लिए, अगले साल के लिए। यस सर। तो भी सेम ही आंसर आता ना, क्योंकि हम क्या मानेंगे भाई, हमें तो ये निकालना है एंड में एंड में कितना तो यही एडवांस हो में। जाएगा। हाँ, एंड में तो फिर यही हो जाएगा। हाँ, एंड में ठीक, तो इतना ही है ना। यही हो जाएगा। ओके। हाँ, चलो जी। तो आयुष, अब ना तुम इसी बेसिस पे तुम ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना जो तुमने वो दूसरा क्वेश्चन भेजा था, ठीक है? ये मैं करा दूं ये भी। बोलो बोलो। अच्छा सर, माइक बनता उसके सर, जो नेक्स्ट फोटो में लिखा हुआ है ना, आउट ऑफ सब्सक्रिप्शन इन एरिया 15,000 आर नो लॉन्गर रिसीवेबल, हाँ, यहीं से सर यही पूरा बिगाड़ देता है सर क्वेश्चन। वहां तक तो बन जाता है, ये नहीं बनता। देखो ऐसा ना, एक पंगे वाला क्वेश्चन इसमें भी था हमारी टीएस ग्रेवाल में। तो इसका ना एक निंजा टेक्निक है कि इसको ना आपको याद करना पड़ेगा क्वेश्चन को, क्योंकि ना ये क्वेश्चन बहुत ही हटके है। तो हम क्या करते हैं, चलो इसको सॉल्व कर ही लेते हैं। किसी को याद है ऐसा क्वेश्चन कैसे होता है जहाँ पे रिसीवेबल वाला पॉइंट आता है? किसी को याद है? चलो फिर मैं इसको करवाता हूँ। आउट ऑफ दीज 15,000 is no longer receivable. यस सर। चलिए बताइए कैसे कैसे आंसर होगा। उत्कर्ष, तुम अटेम्प्ट करना चाहोगे इसका आंसर? नहीं आता सर। क्या? सर नहीं आता। अरे कुछ नहीं होता 15,000 ना, आता नहीं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तुम अटेम्प्ट करना चाहोगे? यस सर। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो सर, ये जो बेसिक। 15,000 है, ये ऊपर अप्रैल 2019 का है। क्या? ये सब्सक्रिप्शन इन एरिया जो थर्ड पॉइंट दिख रहा है ना सर, हाँ, एज ऑन 1 अप्रैल, ये उस पॉइंट का है सर, 15,000। अच्छा, उसमें लिखा है। हाँ, आउट ऑफ दिस, आउट ऑफ सब्सक्रिप्शन इन एरियर ऑन अच्छा 1 अच्छा अप्रैल अच्छा 2019, 15,000 आर नो लॉन्गर रिकवरेबल। अच्छा, हाँ ठीक है ना। ओके, आउट ऑफ दीज का मतलब है यहाँ पे ये पॉइंट नंबर 3, 1 अप्रैल 19 वाला, ठीक है। चलो, सो उत्कर्ष ये बताओ, हमें टोटल रिसीव कितना हुआ सब्सक्रिप्शन? ब्रैकेट्स को भी इग्नोर करते हैं, चीजों को सिंपल रखते हैं, ठीक है? यस सर। तो बताओ कि हमें टोटल रिसीव कितना हुआ सब्सक्रिप्शन? 7,80,000। हमें 7,80,000 सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ, राइट? यस सर। ये ब्रैकेट को इग्नोर करते हैं अभी। चाहो तो पढ़ लो इसको, अगर चाहो तो इग्नोर कर सकते हो, बट रीड कर लो। वो कह रहा है इसमें इंक्लूडेड है 20,000 रुपए पिछले साल का, 30,000 रुपए अगले साल का, और 10,000 रुपए उससे भी अगले साल का, क्योंकि हम 19-20 में। 18-19 का 20,000 रुपए इंक्लूडेड है, 20-21 का 30,000 रुपए इंक्लूडेड है, और 10,000 रुपए उससे भी अगले साल का इंक्लूडेड है। ठीक है, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम तो मोह माया से दूर है। तो हमें तो पहले बेसिक चीजें कवर करनी है। तो 7,80,000 रुपए हो गया रिसीव। फिर है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 1 अप्रैल 19। ये है रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग। क्या करेंगे इसका? और डेट ही मैंने सीधा एज ऑन। ऐड करिए सर। तो जो बिगिनिंग वाला होता है उसको ऐड करते हैं। अभी ब्रैकेट को इग्नोर करते हैं, बट रीड तो कर ही लेते हैं। इंक्लूडिंग 15,000 फॉर 20-21। तो हमें एडवांस से मिल गया था 20-21 का 15,000। अगले साल का एडवांस है, मतलब सर माइनस करना है। अभी मत करो ना इसे 15,000 कुछ भी, जब तुम्हें अमाउंट सीधा गिवन है एज ऑन। सर ये अगले साल का भी है सर, मतलब 2 पॉइंट को एक ही पॉइंट में कर दिया इसमें। माइनस करना चाहिए। यस सर, बिकॉज सर इसमें एडवांस अगले साल का है, एट द चलो एंड एडवांस है। कर देते हैं भाई, 35,000 में 15,000 माइनस कर देते हैं, ठीक है। अगला बताओ।
तो फिर अरियर्स को सब माइनस करेंगे, जो एट द बिगिनिंग है उसको माइनस करेंगे। एट द बिगिनिंग को माइनस करेंगे। तुम बता दो रहे हो? अच्छा तुम कह रहे थे तुम्हें आता नहीं है। तो लास्ट वाला नहीं आता। चलो बताओ। सर सब्सक्रिप्शन एट द एंड को हम प्लस करेंगे 50,000 प्लस। तो टोटल आ रहा है 8,10,000। अभी टोटल मत निकालो ना, अभी पहले ये बताओ कि 4 चीज होती, 3 चीजें तो करी है अभी हमने, चौथी चीज क्या रह गई? आउटस्टैंडिंग एट द एंड हो गया। यस सर। आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग हो गया। यस सर। सर एडवांस बिगिनिंग और एंड दोनों हो गया। एंड का कैसे हो गया एडवांस? कहाँ है एडवांस? 15,000। अच्छा तुम कह रहे थे 15,000 जो गिवन है वो एडवांस एट द एंड गिवन है। यस सर। ओ मैं तुम्हें गलत समझा, मुझे लगा तुम कह रहे थे। अच्छा तो एडवांस एट द एंड को तो हम नीचे लिखेंगे एंड में, और ये इंटरेस्टिंग चीज है, तुम कह रहे हो वो 15,000 है। एडवांस एट द एंड कितना होगा ये सोच के बताना है हमें। एडवांस में कितना मिल गया है? साल के एंड में कितना एडवांस हमारे पास है? साल के एंड में हमारे पास कितना एडवांस है? साल के एंड, अरे अरे तो फॉर्मेटिंग खराब हो गई। साल के एंड में कितना हमारे पास एडवांस है? सोच के बताओ। सर 20,000। 15,000? 10 नहीं 20,000। 55 आएगा क्या? 20,000। हाँ 55 आएगा। सर ऐड थोड़ा ना करेंगे सर। देखो 15,000 तो हमें पिछले साल का मिलना बाकी है, पिछले साल में एडवांस मिल गया था, और 30,000 रुपए इस साल भी तो एडवांस मिल गया हमें, 30,000 और 10,000, ओके ओके। है ना? तो यहाँ पर हमें कॉन्सेप्चुअली सोचना है। देखो ऐसी एक चीज मिसिंग होती है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अगर आएगा तो आपको ऐसे कॉन्सेप्ट यूज करना है। ओके 55,000 मतलब। तो एडवांस में कितना हमें मिल गया एट द एंड? 55,000। 15,000 नहीं, और 15,000 तो मिला ही है। 15,000 तो वही जो हमें मिलना बाकी है, उसके अलावा 30 और 10 भी मिलना बाकी है। यस सर। क्या आंसर आ रहा है इसका? जिसका टोटल आ रहा है 7,70,000। 7,70,000। अब ये हम नॉर्मली करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है आउट ऑफ दीज, मतलब जो हमें मिलने बाकी थे इनमें से 15,000 रुपए नहीं मिलेंगे, इसका क्या करना चाहिए? तो उसको फिर 40,000 में से 15,000 माइनस कर देंगे या प्लस करेंगे शायद। क्या करेंगे? 15,000 का प्लस करेंगे, माइनस करेंगे? क्या लगता है तुम्हें शौर्य, आयुष, क्या करेंगे 15,000 का? तो प्लस करेंगे है सर, क्योंकि पैसे नहीं आए हैं ना अभी तक, तो वो पहले के पैसे भी नहीं आए तो हम प्लस नहीं माइनस माइनस का माइनस करेंगे। फाइनल बताओ। माइनस माइनस। तुम्हें क्या लगता है शौर्य? सर प्लस। क्यों? सर क्योंकि ये अभी पैसा मतलब आया नहीं है, तो वो इनकम कह रहे बैड डेट्स हो गए, बैड डेट्स। तो सर माइनस कर देंगे। ऐसा थोड़ा होता है। आयुष तुम्हें क्या लगता है? सर 31 मार्च 2020 का जो बैलेंस है उससे माइनस कर देंगे, क्योंकि अभी ये मिलेगा ही नहीं। इसको ना प्लस करते हैं। तो अभी तुम इतना याद रखो कि इसको प्लस करते हैं। देखो अकाउंट के फॉर्म में तो उसको समझाना मैं तुम्हें कोशिश करता हूँ, ठीक है, कि थोड़ा समझाने की, बट तुम ना इसको याद रखना। अगर कभी नो लॉन्गर रिसीवेबल हो, एक बार इसका आंसर चेक करना आयुष, इसका आंसर के बुक में है तुम्हारे पास का आंसर? 785। हाँ तो देखो उन्होंने प्लस करा है इसको। इसको तुम्हें आंसर बताने की कोशिश करता हूँ एक बार, बट तुम अभी के लिए ये तो याद रखो, चाहे तुम्हें लॉजिक समझ आए ना आए जो मैं बताने वाला हूँ, तुम्हें याद रखना कि इसको प्लस करते हैं। तो उत्कर्ष क्या करते हैं इसको? तो प्लस, तो हाँ 40,000 में से प्लस करेंगे। हाँ 40,000 में नहीं, अलग से, हाँ 40,000 में भी कर सकते हो, एक ही बात है, कहीं पे भी प्लस कर दो। और बेसिकली हम ये बैड डेट्स वाली चीज हो गई है कि हमें पैसा मिलेगा ही नहीं। शौर्य क्या करते हैं इसको? सर प्लस। प्लस। आयुष?
प्लस करते हैं सर। प्लस करते हैं, इसको याद रखना बस, ठीक है, चाहे लॉजिक याद रहे ना रहे। नो लॉन्गर रिसीवेबल है तो उसको प्लस करेंगे। देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, ये ना ये हो रहा है कि हमें ये निकालना है हमें सब्सक्रिप्शन में इनकम कितनी माननी चाहिए। तो हुआ क्या है ना, ये पैसा में मिला नहीं है, ये ट्रिकी है, ठीक है, तो समझ शायद ही आएगा, बट कोशिश तुम अपना बेस्ट करो। ये ना पैसा में मिला नहीं है, तो ये पैसा इस साल मिलना चाहिए था, पैसा में इस साल मिलना चाहिए था, तो हमें मिला नहीं है, तो ये ना रिसीप्ट ऑलरेडी कम हो चुका है, हमें पैसा कम मिला ही है, पैसा डूब गया, पैसा नहीं मिला, तो ये रिसीव्ड में ऑलरेडी माइनस हो रखा है, तो उसको रिवर्स करने के लिए प्लस कर रहे हैं। मैं रिपीट करता हूँ, सब्सक्रिप्शन का जो पिछले साल का पैसा था वो इस साल का ड्यू था, मतलब वो इनकम इस साल की थी, जो 15,000 रुपए इनकम इस साल की थी वो मिली नहीं है, तो रिसीव नहीं हुई, तो मतलब 7,80,000 में 15,000 रुपए नहीं मिला। बट ये इनकम तो मानोगे ना, पहले इसको इनकम मानेंगे कि मिलना तो चाहिए था ना, सब्सक्रिप्शन इनकम में वो आता है जो मिलना चाहिए था, तो इसलिए इसको प्लस कर रहे हैं, क्योंकि हम ये बता रहे हैं ना ये तो मिलना तो चाहिए ही था ना एट द एंड, नहीं मिला तो उसको एक्सपेंस अलग से बुक करेंगे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में कि ये पैसा हमारा डूब गया कुछ इस तरह से, बट ये इनकम में तो ऐड होगा सब्सक्रिप्शन इनकम में। हाँ आयुष। सर ये 15,000 तो 1 अप्रैल 2019 का अरियर था, मतलब ये तो पिछले साल की इनकम थी ना। हाँ और ये सर इनकम एक्सपेंडिचर तो अक्रूवल बेसिस पे बनेगा, चाहे मिला हो चाहे ना मिला, वो तो वहां पे चला गया। मैं तुम्हें लॉजिक लग बता दिया फिर, रुको एक सेकंड, बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम, माय बैड। तो ये क्या कह रहे हैं, सब्सक्रिप्शन इन अरियर, सब्सक्रिप्शंस इन अरियर ऑन 1 अप्रैल 19, तो ये पिछले हमारा ओपनिंग बैलेंस है, हाँ ओपनिंग बैलेंस में हमें मिलना बाकी था, और हमें ओपनिंग बैलेंस के टाइम पे ही हमें मिलना बाकी था 40,000 रुपए, और इसमें से हमें 15,000 रुपए नहीं मिला है। सर तो इसका सोचना पड़ेगा एक्चुअली। सर इसका जो सॉल्यूशन दिया है वो अकाउंट फॉर्म में दिया है, सभी एंट्रीज हमारे जैसे ही हैं, लेकिन बस इसमें सब्सक्रिप्शन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है 15,000 से बाय हाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट करके। वही है ना, वो एक्चुअली इसको वो मान रहे हैं, बैड डेट्स वाली चीज मान रहे हैं, तो वो उसको एक्सपेंस बुक कर रहे हैं, एक्सपेंस बुक कर रहे हैं तो इनकम और एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड पे जाएगा। वही है ना, ये अकाउंट समझना थोड़ा सा इजी हो जाता है, बट यहाँ पे ना एक्चुअली लॉजिक मेरे को भी कभी कंफ्यूजन होती है, जैसे अभी होगी मेरे को कंफ्यूजन। तो मैं पहले अकाउंट वाले से बताता हूँ, जो तुम देख रहे हो, देखो क्या ये जो हमें रिसीवेबल नहीं है ना, ये हमारा नुकसान है, राइट, बैड डेट्स वाली चीज होगी ना, ये हमें इस साल पता चला है कि पैसा नहीं मिलने वाला है, तो ये हमारा बैड डेट्स वाली चीज हो गई, बताओ हाँ कि ना। हाँ सर। तो इसकी एंट्री होगी सब इनकम और एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड पर, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर टू सब्सक्रिप्शन, ये इसकी एंट्री होगी। तो सब्सक्रिप्शन में क्रेडिट हो रहा है, इसलिए इनकम और एक्सपेंडिचर, इसलिए अमाउंट वहां पे चला गया, और आंसर ये हो गया, ठीक है ना, अकाउंट तो तुम्हें समझ आया ना, या नहीं आया अकाउंट? यस सर। क्योंकि ये नुकसान है ना, नुकसान है तो इनकम और एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड पे जाएगा। तो इसका फोटो भेजूं आपको? नहीं नहीं, समझ तो गया मैं, कुछ ठीक। है नहीं फोटो भेजने लायक यार। तुम क्या कह रहे हो ना, सब्सक्रिप्शन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे शो हो रहा है ना, बाय इनकम और एक्सपेंडिचर 15,000, यस सर। क्योंकि वही है ना, ये इसी एंट्री से तो आया है, देखो ना, हाँ जो हाँ। हमारा नुकसान हो गया ना 15,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन का, हाँ सर। फिर ऑटोमेटिकली बैलेंस ही फिगर आ जाएगी 785। बट ना ये स्टेटमेंट वाइज ये ऐड होता है, इसका लॉजिक मुझे 1-2 मिनट दो, मैं सोच के तुम्हें बताता हूँ ये ऐड क्यों होता है, फिर तुम भी सोच सकते हो। हमें पिछले साल का पैसा मिलना बाकी, जो कि पिछले साल का पैसा था, मतलब साल की स्टार्टिंग में हमें इतना पैसा मिलना बाकी था 40,000 रुपए, उसमें से 15,000 रुपए डूब गया, तो इस साल की इनकम पे क्या फर्क पड़ेगा? जो स्टार्टिंग में अगर कुछ पैसा मिलना बाकी होता है और वो इस साल डूब जाए, तो पता है मेरा दिमाग क्या कह रहा है, फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए कुछ यार, पिछली साल की इनकम है, बट कुछ ना कुछ इनडायरेक्टली फर्क पड़ेगा। मैं ना ये सोच के बताता हूँ कल, क्योंकि अभी और हम टाइम लेंगे और तुम्हें और कंफ्यूजन होगी, ठीक है, बट ये ऐड होता है, और अकाउंट में तो क्लियर होता है कि ये क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि हम इसको इस साल एक्सपेंस बुक कर रहे हैं, साल में पता चला है कि ये पैसा नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे भी मेरे को पीछे समझ आता नहीं है यार, ये प्लस क्यों हो रहा है। अभी मुझे लग रहा था समझ आता है मेरे को, बट अभी घुमा दिया तुमने।
ये डिफरेंट है ये, बट मैं सोच के तुम्हें बताऊंगा ये, ठीक है कल। ठीक है सर। चलो, और कुछ डाउट इसमें? सर इसमें डाउट ये है कि मैं अभी तक क्या कर रहा था स्टेटमेंट फॉर्म में, जैसे अमाउंट 780 दिया ऊपर, मैं ऊपर ही उसको काट के 720 लिख रहा था। क्या? मतलब मैं उसको ऊपर ही एडजस्टमेंट कर देता था कि 30,000 अगले साल का है, वो भी कटेगा, ये भी कटेगा, तो 720 आएगा रिसीव्ड इस साल का, ऐसे लिख रहा था मैं। नहीं नहीं, वो नहीं करना है, फॉर्मेट फॉलो करना है। मतलब जितना भी रिसीव हुआ किसी भी साल का वो आएगा, और उसके बाद अपन देखेंगे कि रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग, मतलब बिगिनिंग में चाहे इस साल का एडवांस मिला हो चाहे अगले साल का भी एडवांस मिला हो, उस डेट पे हाँ कितना एडवांस अपने पास वो लिखते हैं। और बिल्कुल ठीक अंत में है। भी, और एट द एंड में भी कितना एडवांस अपने पास अभी भी बचा हुआ है अगले साल के लिए। हमें हाँ ये सर। 4 बैलेंस ही चाहिए। आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितना है, चाहे वो किसी भी साल का हो, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग कितना हो, चाहे वो किसी भी साल का हो, हमें बस ये चीज चाहिए, बाकी पूरी दुनिया बेकार है, मतलब बाकी पूरा क्वेश्चन बेकार है, हमें तो बस ये चाहिए। जैसे यहाँ पे हमने 20,000 का कुछ भी यूज नहीं करा इस क्वेश्चन में ना, समझ हाँ रहे हो सर। ना? यस अगर सर। क्वेश्चन हमें ये कहता रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड इतना है, तो हम इसका 30,000 का भी कुछ यूज नहीं करते, 10 का भी कुछ यूज नहीं करते, 15 का भी कुछ यूज नहीं करते। चलो, अब हम आगे चलते हैं। सब्सक्रिप्शन के बहुत अच्छे क्वेश्चन थे 3-4 बेसिक लेवल से हटके। तो क्या हमारे हाँ ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, फटाफट सब चीजों को डिस्कस करेंगे, थोड़ी सी स्पीड से मेरे को आंसर बताना। क्वेश्चन नंबर 8, शौर्या। यस सर, एबीसी पार्टनर्स है, 5:3 उनका रेशियो है, और बी रिटायर हो गया है, ए और सी के का फ्यूचर रेशियो है 2:3। भाई बी तो चला गया बेचारा। सर अब हमें ये जो इफेक्ट है उससे नेसेसरी सिंगल एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है। तो कैसे करते थे नेसेसरी सिंगल जर्नल एंट्री, याद है? सर जैसे इसमें कुछ तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दे रखे हैं और कुछ एक्यूमुलेटेड लॉस दे रखे हैं, हाँ तो सर ये तो कंटिंजेंसी रिजर्व और जनरल रिजर्व ये तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे पार्टनर्स में, ठीक है। और ये जो थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ये क्रेडिट हो जाएंगे, मतलब ये भी पार्टनर्स को ही बियर करने पड़ेंगे। तो 2 एंट्री हो गई फिर तो। हाँ सर। यहाँ पे तो लिखा है सिंगल जर्नल एंट्री। क्वेश्चन इज, अगर क्वेश्चन कभी कहे कि सिंगल जर्नल एंट्री पास करो तो क्या करते हैं? इसका एक कॉन्सेप्ट होता था जो कि हमने सीखा था। सर इसमें अपन एडमिशन के हिसाब से नेट इफेक्ट निकालेंगे क्या? एडमिशन के हिसाब से? मतलब नेट इफेक्ट क्या आ रहा है, मतलब कितना बढ़ रहा है कितना कम हो रहा है, फिर सही उसको कहा। गेनिंग रेशियो वगैरह में देखते हैं क्या आ रहा कि है नेट अगर इफेक्ट, कैसे निकालेंगे? सर पीएनएल सर को क्या करेंगे, प्लस करेंगे माइनस करेंगे? पीएनएल का डेबिट है इसलिए माइनस करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आयुष तुमने। इसका ना नेट बैलेंस निकालते हैं, एक बैलेंस निकालते हैं। इसमें आप रिजर्व्स को प्लस करोगे, एक्यूमुलेटेड लॉसेस को माइनस करोगे, गुडविल को प्लस करोगे, गुडविल होती तो प्रीमियम फॉर गुडविल, रीवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट को प्लस करोगे, रीवैल्यूएशन के लॉस को माइनस करोगे, जो भी अच्छी चीजें हैं डेबिट वाली चीजें जो भी पार्टनर्स को मिलती हैं क्रेडिट होती हैं उन सबको प्लस करोगे, जो पार्टनर से ली जाती है सबको माइनस करोगे, एक बैलेंस निकालोगे जो कि कितना आ रहा है यहाँ पर, कोई बताएगा मुझे? 1.5 लाख। 1.5 लाख। बिल्कुल ठीक। इसको काट दोगे सीधा कौन से रेशो में? गेनिंग। बिल्कुल। एंट्री क्या होती थी इसकी? सर गेनिंग टू सैक्रिफाइस। बहुत बढ़िया। अब शौर्य तुम कंटिन्यू करो और बताओ कि फटाफट से गेनिंग रेशियो कैसे निकलेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलेगा और एंट्री क्या होगी? सर गेनिंग रेशियो तो हो जाएगा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ए और सी का। बिल्कुल। तो हम ए बी सी का, बट एक बार शौर्य बताओ, जब भी हमें सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होती है तो हम क्या करते हैं? सर सबसे पहले नेट इफेक्ट निकाल लेते हैं। नेट इफेक्ट निकाल लेते हैं और फिर क्या करते हैं? सर फिर गेनिंग रेशियो में उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। बिल्कुल।
तो हम यहाँ पे गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं, कुछ भी रेशियो निकाल सकते हो। मैं यहाँ पे मतलब एक ही बात है, मैं यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग वाला फॉर्म लगा देता हूँ। 10 5 - 4 1/10 3 सर by लेकिन मेरा 10। एक डाउट है सर, ये सब चीजें तो शायद हम ओल्ड रेशियो में निकाल देते थे जब पार्टनर चला जाता था, फिर गेनिंग हाँ रेशियो में क्या यूज? एक ही बात है ना, वो एक ही बात है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। देखो जब नहीं, तुम गेनिंग हाँ बोलिए आप। जब तुम गेनिंग रेशियो निकालोगे तो भी तुम्हारा आंसर सेम ही आएगा, बस साइन चेंज हो जाएगा, पर तुम लिखोगे ब्रैकेट में यही, जो आंसर प्लस में आएगा उसे लिखोगे गेन, जो माइनस में आएगा उसे लिखोगे सैक्रिफाइस। अच्छा सर। ठीक है ना? अब बताओ ठीक है एंट्री क्या होगी? सर, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग होगी इसकी 60,000, सीज कैपिटल अकाउंट 60,000। बहुत बढ़िया, 60,000, बहुत अच्छा अमाउंट बताया, कैसे निकाला? सर 4/10 इंटू 1.5 लाख। गुड। ए में जाएगा 15,000, उसमें 45,000। ये कैसे निकाला? सर 1/10 इंटू 1.5 लाख, और वो 3/10 इंटू 1.5 लाख। बिल्कुल। नहीं सर, जैसे इन्हें हमने ओल्ड रेशियो में नहीं बांटा 5:3:2 में, या ऐसी एंट्री पास करनी होती है, लेकिन उसमें फिर डेबिट साइड में क्या लिखते? नहीं नहीं, वो एंट्री पास करते, अच्छा मैं समझ गया तुम्हारा क्वेश्चन। देखो वो हम एंट्री करते जब क्वेश्चन हमें ये कहता कि वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट देम। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है? विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यूज। तुम्हें याद है हमने पढ़ा था कि जब भी क्वेश्चन कहता है कि एसेट्स को रीवैल्यू करो, लायबिलिटीज को रीवैल्यू करो, मतलब रीवैल्यूएशन रिजर्व्स, और वहां पे हमें बुक वैल्यू चेंज नहीं करनी होती है, तो हम ये वाली एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। हाँ सर, ये याद आ गया। हाँ, तो क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ने कहा है विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यूज, इसीलिए हमने क्या करा है, ये वाली एंट्री पास करी है। तो जब भी क्वेश्चन सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पूछेगा ना, हमेशा विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यूज ही पूछेगा, अदरवाइज हो ही नहीं सकती है। हाँ सर, वही मैं भी यही सोच रहा था, क्योंकि सर उसके फिर हम डेबिट में क्या लिखेंगे, क्योंकि हाँ क्रेडिट तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होंगे ही, और हाँ, सस्पेंस आ नहीं सकता, तो ये सही थी, फिर तो गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बिल्कुल। ठीक। उत्कर्ष समझ आया? यस सर। तो गाइस आपको क्या करना चाहिए, कोशिश करो मेरे से पहले इन क्वेश्चन को करो, मतलब फटाफट फटाफट आप भी मेरे साथ साथ कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9, आयुष बताओ कैसे एंट्री पास करेंगे? पहला पार्ट। सर सबसे पहले आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, टू डिबेंचर्स, टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सर 2000 डिबेंचर इशू किया है, 100 रुपए का एक, 2 के डिस्काउंट पे तो 98 पे 2000। अगर तुम चाहो तो मेरे को मल्टीप्लाई में ही नंबर बता दो, मतलब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है अगर कैलकुलेशन मुश्किल लग रही है तो। 196,000 सर। 196,000। हाँ। ठीक है। फिर सेकेंड एंट्री, हम्म डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट, हम्म 196,000 से। हम्म सर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ओके 2000 पे 2 रुपए, 4000 का। सर एक लाइन अपन यहाँ पे छोड़ देंगे। ठीक है। उसके बाद फिर आ जाएगा 12% डिबेंचर्स अकाउंट। यहाँ पे ठीक है, चलेगी सर उसकी फेस वैल्यू पे, तो यहाँ आ जाएगा 2 लाख रुपए। बिल्कुल और ठीक। फिर नीचे में सर टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, हम्म और ये आ जाएगा 5% का, और 5 रुपये अपन देंगे इसमें, 2000 पे, तो 10,000 का आ जाएगा।
फिर सर डिस्काउंट के नीचे आ जाएगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 10,000 डेबिट। ठीक है, बहुत अच्छे। जब भी आपके पास अकाउंट बनाने के लिए आए 12% का या कुछ ऐसा ना, तो आप क्या करना, आप ना जो ये डिस्काउंट और लॉस है इनको मर्ज कर देना, क्योंकि अदरवाइज कई बार ना प्रॉब्लम होती है। अगर आपको समझ रहा है ना कैसे पोस्टिंग करनी है तो उनको मर्ज भी कर सकते हैं। इन दोनों को काटना, बल्कि डिस्काउंट को हटा देना, डिस्काउंट को हटा देना और लॉस में लिख देना 14,000, ऐसे एक ही बात है। ठीक है, तो कभी भी अगर ऐसा है कि डिस्काउंट को राइट ऑफ करो, ये क्वेश्चन ऐसा आता है कि डिस्काउंट या लॉस को राइट ऑफ करना है आपको, तो आपको समझ नहीं आता है कि राइट ऑफ कैसे करें, क्योंकि कितना कितना राइट ऑफ करें, किस रेशियो में करें, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है उसमें। तो क्या करना है, ऐसे मर्ज करके एक लॉस में लिख देना दोनों चीजों को। आई होप ये समझ आ गया सबको, है ना? बताओ एक बार, हाँ बोलो। ओके आयुष, ठीक है। यस सर। ठीक है, इसका मैं सेकंड पार्ट कर रहा हूँ कि खुद हो जाएगा, बिल्कुल सेम ही है, बस अमाउंट डिफरेंट है, यहाँ पे प्रीमियम है। किसी को लग रहा है कि मुझे कराना चाहिए तो मुझे बताओ, अदरवाइज मुझे लगता है कि इसको स्किप कर सकते हैं। बट वहाँ पे एसपीआर आ जाएगा, बाकी सब सेम है। एसपीआर आ जाएगा, बस बाकी सब सेम है। हाँ, तो ये आप कर सकते हो। चलो जी, अगला वाला पार्ट, ये भी बिल्कुल आसान है, बट ये वाला क्वेश्चन है एक अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस है। तो यहाँ इस वाले क्वेश्चन को हम फटाफट से करते हैं। वैसे तो आसान है, बट एक इसमें बढ़िया चीज है। चलिए बताइए उत्कर्ष, कैसे करेंगे इसको? हमने मशीन खरीदी है के से, और हमने के को 3 चीजों में पेमेंट करी है। इसको रीड कर लो अच्छे से। हमने 5,000 शेयर्स दिए हैं 30% प्रीमियम पर, 10,000 डिवेंचर्स दिए हैं 10% डिस्काउंट पर, और बचा हुआ दिया है प्रॉमिसरी नोट। अच्छा, अमाउंट गिवन है सीधा, कुछ है नहीं इसमें, तो फिर आसान है फिर ये। उत्कर्ष अटेम्प्ट कर पाओगे? तो शायद सर ट्राई मार रहा सर। चलो बहुत बढ़िया। बताओ मशीन खरीदने की एंट्री क्या होती है? जब मशीन खरीदते तो क्या एंट्री होती है? तो मशीनरी टू जिसे खरीदा है। क्या बंदे का नाम है यहाँ पे, किससे खरीदा है? KLTD, तो मशीनरी टू KLTD। बहुत बढ़िया। कितने की मशीन खरीदी है पता नहीं है ना? यस सर। ठीक है, फिर के को पेमेंट कैसे करी है? सर शेयर्स देकर। शेयर्स देकर। शेयर्स और प्रीमियम। तो कितना आएगा यहाँ पे शेयर्स में अमाउंट? तो शेयर्स में 50,000 आएगा। तो 5,000 into 10 इक्विटी Yes. शेयर कैपिटल। कैपिटल कितना आएगा? 50,000। यस सर। ठीक है, और 2 SPR। 2 SPR कितना? सर 5,000 into 3। 5,000 into 3। कितना? 5,000 into 3 15,000। बहुत बढ़िया। इसके बाद? तो इसके बाद सर इसका डिस्काउंट सेकंड एंट्री आएगी सर। क्या? सर बस हो गया सर। अरे डिबेंचर्स को भी तो दो, हाँ शेयरों तो के सर डिबेंचर भी दे रहे हैं। डिबेंचर सेकंड एंट्री किया ना, सेकंड एंट्री। सेकंड एंट्री नहीं, इसी एंट्री में लिखेंगे सब कुछ, जो पे कर रहे हैं एक साथ ही कर रहे हैं सब कुछ, ओके सर। वरना अमाउंट नहीं आएगा ना के का। तो डिस्काउंट ऑन डिबेंचर सर 10,000 सर। वैसे तुम ठीक कह रहे हो, अलग एंट्री में भी कर सकते हैं, बात वही पड़ेगी, तो हम सेम एंट्री में कर लेते हैं। ठीक है, तुम Yes, 3 sir. एंट्री भी कर सकते हो, बट ना वो हार्ड वर्क रहेगा, स्मार्ट वर्क करते हैं। ओके सर। हाँ, डिस्काउंट में कितना आएगा? 10,000। 10,000। और 8% डिवेंचर में कितना आएगा? तो 1 लाख। 1 लाख, बहुत बढ़िया। और प्रॉमिसरी नोट में कितना आएगा? प्रोमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट को हम लिखते हैं बिल्स पेबल। क्या लिखते हैं? बिल्स पेबल। क्योंकि प्रॉमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज जैसे ही होता है, हमने 11th में 40,000 दिया है सर। हाँ 48,000 दिया है। हमने 11th में बहुत थोड़ा सा पढ़ा था, प्रॉमिसरी नोट चैप्टर में ही था, बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाले चैप्टर में था प्रॉमिसरी नोट। यस सर। अब क्या करेंगे, यहाँ पे बैलेंस शीट फिगर निकाल लेंगे। यस सर।
और जो आएगी वो ऊपर वाली एंट्री में लिख देंगे। 2 लाख, 2,13,000, 2 लाख 2,03,000। 2,03,000, बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही वाला क्वेश्चन हो सकता था, बहुत डिफिकल्टी नहीं था। 3 नंबर का क्वेश्चन, अगर आपको आता हो तो चीज आप फटाफट कर सकते हो। सर तो इस केस में मतलब इस केस में कोई भी गुडविल नहीं आया, नहीं कैपिटल रिजर्व। अगर अमाउंट गुडविल देते तब अपने बैलेंस निकालते हैं। गुडविल आता भी नहीं है, मशीन परचेज में कभी गुडविल नहीं आता। अरे सॉरी सर, देखा। हाँ हाँ ठीक। अगर बिजनेस परचेज होता तो फिर है ना। यस सर यस। हाँ, गुडविल परचेज कौन सी एंट्री में आता है? फर्स्ट वाली एंट्री में, सेकंड वाली एंट्री में? सर सेकंड वाली में आता है। पक्का? उसका बैलेंसिंग अगर आता है, हाँ। सेकंड डेबिट वाली साइड में? में गुडविल और क्रेडिट साइड में कैपिटल रिजर्व। सेकंड वाली, फर्स्ट वाली में? सर सेकंड वाली में ही आता है। जब हम पहली एंट्री कौन सी करते हैं जब बिजनेस खरीदते हैं तो? एसेट टू लायबिलिटी टू वेंडर। अगली वाली एंट्री करते हैं वेंडर टू डिबेंचर्स या शेयर, जो भी है। कौन सी एंट्री में आएगा गुडविल, फर्स्ट में सेकंड में? फर्स्ट वाली में सर। फर्स्ट वाली में आता है गुडविल कैपिटल रिजर्व, है ना? हाँ सर। चलो जी, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब ये है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का। तो ये तो देखो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कितने स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट वाले क्वेश्चन को करने में? उत्कर्ष को आती है। क्या पूछ रहे हैं सर आप? कितने स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करने में? एनपीओ वाला चैप्टर है ना, एनपीओ वाला चैप्टर में इनकम और एक्सपेंडिचर। ठीक है उत्कर्ष, इसके लिए क्या करेंगे ना, देखो अगर मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा ना क्लास में, बहुत ज्यादा समझाता हूँ, तो एक क्लास में 1 घंटे में एक क्वेश्चन होगा, तो वो बिल्कुल चीज ठीक नहीं है। मैं तुम्हें अगर ना वीडियोस का मैं तुम्हें लिंक भेजूंगा जो हमने क्लास में करा है, मैं तुम्हें बताऊंगा किस टाइम पे वो वीडियो है, तो तुम ना वो वीडियो में वो क्वेश्चन मेरे साथ साथ करना, जैसे वीडियो में समझाऊंगा तुम करना घर पे बैठ के। थोड़ा सा तुम 1.5x पे भी देख सकते हो उसको, जैसे चाहो वैसे देख सकते हो। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? यस सर। तो ना अगर तुम उसमें देखोगे ना तो उससे क्या होगा कि तुम्हें मतलब 5-6 क्वेश्चन तुम्हें करने ही पड़ेंगे, तो ही तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा। तो अगर आपको इन वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, डू एटलीस्ट 5 to 6 क्वेश्चंस। और मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन करो। टीएस रिवाल से एग्जाम में उसी तरह क्वेश्चन आएंगे। तो मैं रिसेंटली किसी को समझा रहा था ये चीज, तो आप ये वाले क्वेश्चन करना। देखो चाहो ना आप ये वाले क्वेश्चन मार्क कर लो, आपको एनपीओ चैप्टर रिवाइज करना है ना, तो ये वाले क्वेश्चंस कर लेना, सारे क्वेश्चंस। इनमें ना कॉन्सेप्ट सारे कवर है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, सारे आसान है। सर लेटेस्ट बुक का? लेटेस्ट बुक का। अगर आपको एनपीओ चैप्टर रिवाइज करना है, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो डू दीज क्वेश्चंस। ये टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चन है लेटेस्ट वाली बुक के। सर जो पेज एंड पे रहते हैं, चैप्टर एंड पे, वो ना? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं आपको शो भी करता हूँ बुक, मैंने बुक भी खोल रखी है। और ये है जो मैंने सर्कल कर रखे हैं राइट साइड पर, ये वो क्वेश्चन है जो कि बड़े वाले क्वेश्चन, जो कि एग्जाम में 5 नंबर के आते हैं। ये 5 क्वेश्चन कर लेना, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, आपको समझ आ जाएगा एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो मैंने ये 2 क्वेश्चन कराए भी थे 41, और मेरे को ना मैं पढ़ाता हूँ तो 1 घंटा लग जाता है क्वेश्चन करने में, तो लिटरली 1 घंटे में क्वेश्चन कराए 52 वाला। ठीक है, तो मैं इसकी आपको वीडियो भेज दूंगा, मेरे पास इसकी वीडियो है। 41 और 52 की अगर आपको वीडियो चाहिए हो तो मेरे को बता देना। मैंने क्लास में भी ऐसे क्वेश्चन कराए होंगे, और एक बार बुक और देख लो, आपको बुक से क्लैरिटी मिल जाएगी मैं कौन से क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। ये रही बुक, ये वाले क्वेश्चन मतलब पीछे वाले। समझ गए ना क्या कहना चाह रहा हूँ, बैक एक्सरसाइज के जो होते हैं। यस सर। तो ये देख लो, क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 1.61 पे क्वेश्चन नंबर 8 ही होगा, ऐसा कुछ करके मिल जाएंगे आपको। तो गाइस हम इसी तरह से और प्रैक्टिस करते रहेंगे। आप ये वाले क्वेश्चन थोड़े से खुद कीजिए। अगली क्लास में आप क्या होमवर्क करना, जिन बच्चों का डिबेंचर चैप्टर पक्का नहीं है, आप अपना डिबेंचर चैप्टर बिल्कुल पक्का कर लो। मैंने आपको एक वीडियो भेजी थी लास्ट क्लास में, 2 वीडियो भेजी थी, उनसे डिबेंचर चैप्टर अपना पक्का कर लो बिल्कुल। इसमें आपको लगेंगे 3 से 4 घंटे, अगर आपको नहीं आता है तो। एनपीओ चैप्टर पक्का कर लो। एनपीओ चैप्टर को मैंने लास्ट क्लास में एक वीडियो भेजी थी, यहाँ पे समराइज कराया है।
वरना इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो आप, और जो मैंने क्लास में टीचेबल पे वीडियो अपलोड कर रखी है वहां से ना क्वेश्चंस देख के प्रैक्टिस करना अगर आपको नहीं आता है तो, ठीक है। और ये भी खत्म करना है इनके चैप्टर, अब 4 दिन बचे आज को मिला के। और अपना कंपैरेटिव कॉमन साइज वाला अगर आपको नहीं आता है इसको खत्म कर दो। कंपैरेटिव कॉमन साइज, इसकी 2 वीडियो मैंने डाल रखी है टीचेबल पे, तो ये वाला कंपैरेटिव कॉमन साइज खत्म कर दो, 1-1.5-2 घंटे में हो जाएगा। तो इस तरह से टाइम फ्रेम के बेसिस अपना काम करो कि मैं यार 3-4 घंटे में चैप्टर खत्म कर दूंगा, या फिर 3 घंटे में मैं अपना ये वाला सैम्पल पेपर खत्म कर दूंगा, बल्कि 3 घंटे में नहीं 2 घंटे मैक्सिमम सैम्पल पेपर, 1.5-2 घंटे में। तो दिन में 5 सैम्पल पेपर 4 सैम्पल पेपर करो ना, 8 घंटे का काम आउटपुट निकालो एक दिन में कम से कम काम कर रहे हो तो, या 6 घंटे का तो निकालो कम से कम। तो 3 सैम्पल पेपर एक दिन में करो, 2 घंटे में एक सैम्पल पेपर खत्म। पेपर में भी तुम्हें 1.5 घंटे 2 घंटे मिल रहे हैं, कितने घंटे पेपर है तुम्हारा? 2 घंटा 2 घंटे पेपर है, तो मैक्सिमम 2-2.5 घंटे लगेंगे करने में, ठीक है। और ऐसे इस तरह से काम करो, ये छोटे छोटे चैप्टर खत्म करो। कैश फ्लो स्टेटमेंट में बहुत ध्यान देना, एक बड़ा क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का, ठीक है। और हाँ, तो एटलीस्ट ये कोशिश करो कि 3-4 चैप्टर तो पक्के करो। चैप्टर की लिस्ट लिखे ना पेपर पे, भाई ये 6-7 चैप्टर हमारे आ रहे हैं और मैंने ये अच्छे से कर दिया है। एक चैप्टर करने का तरीका क्या है, उस चैप्टर के आप कॉन्सेप्ट्स कर लो, अपने पार्ट पे जितना हो रहा है कर लो, फिर सैम्पल पेपर बुक ले लो कोई सी भी जो आपके पास अरिहंत है, चैप्टर वाइज में क्वेश्चन है। एक चैप्टर के अगर आपको लग रहा है चैप्टर हो गया, उसके 4-5 क्वेश्चन कर लो, कोई सी भी रैंडम, जो बड़े वाले टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना जो एग्जाम में आते हैं वो वाले। वरना सैम्पल पेपर से चैप्टर के 4-5 क्वेश्चन उठा लो, मतलब जैसे भी हो 4-5 क्वेश्चन करो, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अरे यार ये वाले क्वेश्चन तो मैं कर पाऊंगा एग्जाम में। चैप्टर बाय चैप्टर ऐसे कर लो। अगर आपके चैप्टर बाय चैप्टर हो गए, सीधे सैम्पल पेपर उठा लो। क्वेश्चंस अब कोशिश करना कि आप जो आपकी सैम्पल पेपर बुक्स हैं उनसे क्वेश्चन करो, टीएस रिवाल को कम करना, ठीक है। और जो भी डाउट्स होंगे हम वो कल ऐसी तरह से कंटिन्यू करेंगे। कुछ और भी चीज हो तो मुझे बताना, आई विल हेल्प यू। कुछ पूछना है किसी और को? सर हाँ सर वो कंज्यूमेबल्स वाले टॉपिक्स है एनपीओ के, हाँ जहाँ पे ओपनिंग बैलेंस मतलब ओपनिंग क्लोजिंग दिया रहता है स्टॉक का क्रेडिटर का, और वहाँ पे सिर्फ बोला है पेमेंट की जाइए परचेज के लिए, तो वो उसको अपन अगर क्रेडिटर दिए तो अपन मानते हैं क्रेडिटर को पेमेंट करें। मुझे आवाज तुम्हारी धीरे आई है बहुत, एक बार फिर से बोलो एंड वाला पार्ट। पेमेंट मान लीजिए वहाँ पे सिर्फ दिया है पेमेंट फॉर समझिए मेडिसिन परचेज, हाँ ये जो पेमेंट गई है वो दिया है 1 लाख रुपए, तो उसको मैं मानूंगा अगर क्रेडिटर दिया है ओपनिंग क्लोजिंग तो क्रेडिटर में की गई है, क्योंकि सर ना वो हाँ कैश बताया ना क्रेडिट बताया। हाँ, तो नहीं अगर वो कहेगा और पेमेंट अगर मान लीजिए मतलब क्रेडिटर में की गई है, अगर वो पेमेंट कह रहे हैं ना तो मतलब वो पेमेंट टू क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स अकाउंट में डेबिट साइड पे जाएगी। हाँ। और सर मान लीजिए क्रेडिटर नहीं है सिर्फ स्टॉक दिया है तो पेमेंट की गई है, मतलब वो अपन परचेज किए हैं। हाँ ऐसा होता कम ही है कि क्रेडिटर्स गिवन ना हो, बट अगर हाँ अगर जो तुम कह रहे हो फिर उस हिसाब से तो भैया की स्टॉक परचेज करें, अगर क्रेडिटर्स नहीं गिवन तो फिर उसको उसी में दिखाओगे। ओके सर। ठीक है चलिए, ओके गाइस देन हम मिलते हैं कल, प्रैक्टिस करना। बाय बाय। बाय सर, थैंक यू सर। वेलकम।